जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं, वो मुट्ठी में आज रखते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के लिए 3.0 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं क्लास 6 to 8 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन जो 9/12/2023 को जिसका एग्जाम हुआ था। 9/12/2023 यहाँ पर मैं जीके के प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए एक एक करके हम लोग मैथ और जीके दोनों देखेंगे। क्योंकि जनरल स्टडी का जो सेक्शन होता है इसी सेक्शन में हम लोग मैथ भी प्रश्न में रहता है, इसलिए जनरल स्टडी वाले सेक्शन में मैं मैथ भी आप लोगों का क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपये तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत क्या है? यदि इस प्रश्न को बनाएं तो यहाँ पर पेंसिल के लिए मैं P लिखूँ, रबड़ के लिए R लिखूँ। तो देखिए किस प्रकार से कह रहा है कि 2P और +3R, ठीक है। एक पेंसिल की कीमत P रुपया तो 2 पेंसिल की कीमत 2P रुपया, एक रबड़ की कीमत R रुपया तो 3 रबड़ की कीमत 3R रुपया। दोनों को जोड़ करके कितना हुआ? 9। ठीक इसी प्रकार से 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत कुल मिलाकर के 18 रुपया है। यदि आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर को क्लास 10 तक में भी पढ़ा होगा तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर है, 1/2, 1/2 और 1/2। जब तीनों A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो जाए, तीनों बराबर हो जाए तो समीकरण के अनेक हल निकलते हैं। और यदि रेखाएं ग्राफ पर खींचेंगे तो रेखाएं समपाती होती है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा कि क्या उत्तर होगा? इसमें से दिए गए कोई भी विकल्प इसका उत्तर नहीं होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? विकल्प इनमें से कोई नहीं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। सोचिए कि 4 बहनों की औसत आयु यदि 7 वर्ष है तो 4 बहनों की मिला करके कुल आयु कितना हो जाएगा? 7 और गुना 4 28 वर्ष। 7 बहनों की कुल 4 बहनों की कुल मिलाकर आयु कितना हुआ? 4 गुना 7 28 वर्ष। हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें, ठीक है, तो औसत आयु में 6 वर्ष वृद्धि हो जाती है। देखिए पहले औसत आयु थी 7 वर्ष, अब माँ की आयु जोड़ देंगे तो 6 वर्ष औसत में वृद्धि हो जाएगा। यानी 7 + 6 13 वर्ष हो गया अब औसत आयु। और व्यक्ति कितना हो गया? 4 बहन और 1 माँ यानी 5, तो 13 × 5 = 65। 4 बहनों की कुल आयु 28 वर्ष और माँ सहित 65 वर्ष। तो सिर्फ माँ की आयु कितना हो जाएगा? 65 - 28। और जब आप 65 में 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 37। यहाँ पर विकल्प ए में 32 जो है यहाँ पर 37 होना चाहिए। विकल्प ए, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? 37 वर्ष, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 32 की जगह 37 होना चाहिए था। तो ये हो गया 37 वर्ष, ठीक है। कितना उत्तर हो जाएगा? 37 वर्ष। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होता है? तो आयतन बराबर क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। यहाँ पर देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, यानी 121 गुना 23 करेंगे तो जो भी होगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब 121 गुना 23 करते हैं तो क्या निकल कर के आएगा? 2783। 2783 यहाँ पर विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसका एक ही विकल्प है, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या लिख करके और इसको ज्ञात करना। तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, इसी प्रकार से लिख करके देख लेंगे।
17 के बाद 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37, 41, 43, 47, ये सब अभाज्य संख्या है। और कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 15, 20। इसका दूसरा कोई, पहली अभाज्य संख्या ध्यान रखना है 2 होता है। आइए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। यहाँ पर रूट है और दशमलव में कुछ संख्या दी गई है। तो सबसे पहले दशमलव आपको देखना है। तो दशमलव कितने डिजिट के पहले, कितने अंक के पहले रखा गया, ये गिन लेना है। तो 8 अंक के पहले ऊपर में भी दशमलव है और 8 अंक के पहले नीचे भी दशमलव है। इन्हें दशमलव को यदि हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दशमलव को जब हटा देते हैं तो इन जीरो का ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। अब रूट में हमारे पास क्या है, 1, 2, 2, 5 और बटे 5, 3, 2 और 9। ठीक है। अब यदि आप कहेंगे इसका यदि रूट निकालना है तो 1225 किसका होता है, तो 35 गुना 35 करेंगे तो 1225 हो जाएगा और 73 गुना 73 करेंगे तो 5329 हो जाएगा। यानी कि 35 बटे 73 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो ये जो दिया गया है आपको इसके बराबर बताना है। तो करनी में यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है छोटा सा, तो 5 का मतलब है कि सभी पर पावर यदि 5, जिस संख्या पर या जिस अंक पर पावर 5 हो जाएगा वो बाहर हो जाएगा, किससे, रूट से। ठीक है। क्योंकि क्योंकि करने में 5 है तो 5 पर पावर यदि 5 कर देंगे, सॉरी यहाँ 2 नहीं लिखना था, 5 पर पावर यदि 5 कर देंगे तो क्या होगा कि ये हो जाएगा 3125, यानी कि 5 बाहर आ गया। चलिए ठीक है, तो एक ही विकल्प में आपके पास 5 है। x पर पावर 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, x पर पावर 5 और इंटू x पर पावर 5। ठीक है। तो यहाँ पर x पर पावर 5 भी बाहर निकल जाएगा, यानी कि बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, x गुना x यानी x स्क्वायर। y पर पावर 5 का मतलब सीधे प्लेन हुए y बाहर आ जाएगा। और z पर पावर को भी इसी रूप में आप z पर पावर 5 इंटू z पर पावर 5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्या है 37 नंबर, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले हम लोग को 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 का मूल्यांकन करना है। तो करना क्या है, करना ये है कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 को लिखना है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। अच्छा, tan थीटा को आप लोग लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि इसको क्या लिखना है, sin थीटा और बटे cos थीटा। ऐसा का मतलब ये हुआ कि sin थीटा की जगह अब 4 लिखना है और cos थीटा की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। ये मान लेना है कि sin थीटा इज इक्वल टू 4 और cos थीटा इज इक्वल टू 3। ऐसा करने के बाद आप मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा की जगह 4, cos थीटा की जगह 3। तो 4 तिया 12 और 3 दूना 6, ऊपर में हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा 4 तिया 12 और 6 दूना 18, यानी 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 आपके किसी विकल्प में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 हमारा क्या कहता है कि लोहे के एक ठोस टुकड़ा जिसके बारे में दिया हुआ है कि 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर एक घनाभ के आकार का है, विमाओं वाले घनाभ के आकार में है। इसको ढाल कर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि इतना ही आयतन को गोले के आयतन में परिवर्तित करना है, यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 49 गुना 33 और गुना 24 बराबर गोले का आयतन होता है 4/3। अब पाई का मतलब हुआ 22/7, ये 7 है, 22/7 और r³ 4/3 पाई r³। ठीक है। अब यदि आप कटाना चाहेंगे तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और ये करेंगे तो 4 दूना 8 और फिर तिया 24। उसके बाद अब यदि आप देखते हैं तो यहाँ बटे में 3 है और बटे में 7 है, दोनों दूसरी तरफ यदि ले आएंगे तो यहाँ पर 2 पीस 3 है और एगो इधर से आएगा, 3 पीस 3 हो जाएगा। और यहाँ 49 में 2 पीस 7 पहले से है और ये वाला फिर इधर आएगा तो 3 पीस 7 हो जाएगा।
और यहाँ पर भी पावर 3 है, यानी इस तरफ क्या है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ फिर से। इस तरफ हो जाएगा 7 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3, और यहाँ हो जाएगा r पर पावर 3। तो सबका पावर हट जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7 या 21। इसका मतलब ये हुआ कि विकल्प सी उत्तर हो जाता है। फिर मैं आगे चलूँ आपको, तो अब प्रश्न आ गया आपका जीके में साइंस का। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का क्या है उपयोग होता है। तो D2O का जो उपयोग होता है ये मंदक के रूप में होता है, न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए। नाभिकीय रिएक्टर जब आप ठीक से पढ़ेंगे तो नाभिकीय रिएक्टर में जो यूरेनियम को विखंडित किया जाता है वो मंद न्यूट्रॉन के प्रहार से किया जाता है, और न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए क्या करते हैं, D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड एक भारी जल का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और नियंत्रक के रूप में भी कैडमियम और बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। कभी यदि पूछे कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो लैक्टियल किससे संबंधित है, तो ये लसिका तंत्र में वसा और वसा में घुलनशील पदार्थों को अवशोषित करने से संबंधित क्या है, लैक्टियल, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि लैक्टियल का संबंध वसा अवशोषण से है। लसिका तंत्र में ये होता है, वसा और वसा में जो घुलनशील पदार्थ है ना, उसी के अवशोषण से संबंधित क्या है, लैक्टियल। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं पादप कार्यकी। अंग्रेजी में आप लोग मुझे लगता है कि सुने होंगे, चूंकि हिंदी वाला कुछ साइंस में विज्ञान में बहुत ऐसे वर्ड हैं जो कि अंग्रेजी वाला ही सुना हुआ लगता है, हिंदी वाला लगता है कि पता नहीं ये कैसा है। तो आप लोग सुने होंगे प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, इसी को हिंदी में बोलते हैं पादप कार्यकी, अथवा इसी को बोलते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान जो विज्ञान वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में, पौधों में श्वसन के बारे में ये सब अध्ययन करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि एक पुस्तक है ट्रिकीजियस, बहुत छोटी सी पुस्तक है, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कलेक्शन को एक जगह एकत्रित किया गया है। ट्रिक के माध्यम से जीके याद करने के भी बहुत सारे उसमें फार्मूले दिए गए हैं। तो जितने भी जनरल स्टडीज़ की तैयारी करना चाहते हैं हमारे बंधु, हमारे भाई, हमारे बहना, जितने भी लोग हैं, आप लोग सभी ट्रिकीजियस को परचेज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप उसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं मैं, यहाँ पर आप एक जेन्युइन प्राइस में खरीदेंगे, यहाँ पर आपको अतिरिक्त प्राइस नहीं खर्च करने होते हैं। तो ट्रिकीजियस लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। छोटी पुस्तक है, कम कीमत की पुस्तक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। आइए आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 43। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। तो नीचे जो आपके पास विकल्प में दिया गया ना, ये सभी वर्णक है, ठीक है। तो वर्णक के बारे में, सभी के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर होगा ये हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या है कि ये भी एक प्रकार का वर्णक है जो लाल, पीला, बैगनी आदि रंगों के लिए जो कि जिम्मेवार होता है। लेग हीमोग्लोबिन क्या हुआ, लेग हीमोग्लोबिन जो है ये भी एक प्रकार का प्रोटीन वर्णक है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो है पौधों में उत्तरदायी होता है, जिम्मेवार होता है। उसके बाद है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन क्या करता है, ये क्लोरोफिल का एक वर्णन है जो हल्का नीला, नारंगी, लाल प्रकाश आदि को अवशोषित करता है। तो यदि पौधों में पूछा जाएगा कि नीला, लाल, नारंगी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए कौन सा वर्णक है, तो फाइकोसाइनिन है, ठीक है। आइए चलते हैं अगला 44 नंबर प्रश्न के लिए। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है
तो मुंह में पूछने का सीधा सीधा मतलब है मुंह में कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होते हैं। तो माल्टोस और टाइलिन तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन एमाइलेज भी स्रावित होता है, यह भी जानिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा एमाइलेज। मुंह वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलते रहता है, लार के साथ आता है, ये पूछने का मतलब है। तो क्या है? एमाइलेज, ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद आइए अगला है 45। यहाँ पर 45 में है कि Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O। यहाँ पर एक लास्ट में जो O लगा हुआ है ना, O के नीचे 2, ये नहीं होगा, जल का सूत्र ही है 2H2, ठीक ना। 2H2O का मतलब, H2O का मतलब जल से है, और जल के अणु है 2 अणु में है। तो ये सूत्र जो है ये पूछा गया है कि किसका है, तो ये चीनी मिट्टी का सूत्र है। ये रासायनिक सूत्र किसका है? चीनी मिट्टी का। चीनी का नहीं, चीनी मिट्टी का। यहाँ पर ये क्या है? चीनी मिट्टी लिखना छूट गया, तो यहाँ पर चीनी नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी। वहाँ पर टाइपिंग में छूट गया है, तो याद रखिएगा चीनी मिट्टी लिखाएगा। आइए उसके बाद क्या करना है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। 46 कहता है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इसको मांसाहार हिंदी में तो बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोरस या कार्निवोर। जो जानवर मांस खाता है उसको कार्निवोर, जो घास खाता है उसको हर्बीवोर, और जो सब कुछ खाता है जैसे आदमी, ओमनीवोर, ठीक है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न 47 पर। एक दिशा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, इसकी व्याख्या बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो मैं यहाँ पर तेजी से बढ़ जाऊंगा क्योंकि टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू हुई थी? तो ये रायपुर होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अब्देल फतेह अल सीसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली, विकल्प सी, ठीक है। उसके बाद अगला है 50 नंबर, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो इसके परियोजना निदेशक निगार साजी थे। कौन थे? निगार साजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है 51 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस देश ने रूबेला, एक प्रकार का वायरस है, के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा भूटान ने की है। अगला प्रश्न है 53, हाल ही में किस देश ने लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? तो लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है ये दिया गया है जनरल दलवीर सिंह सुहाग को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है इंडिया प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या? ये सभी प्रश्न जो है ना कि ये करंट अफेयर से, भारतीय विरासतों को वापस भारत लाने से है इंडिया प्रोजेक्ट का संबंध। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो भारत की एक पर्वत जो अरावली पर्वत है, ये पुरानी पर्वत का उदाहरण है। नई का तो कोई युवा, नई मतलब युवा से है। तो दुनिया की ये जो पर्वत है ये अरावली की तरह ही पुरानी पर्वत श्रृंखला, युवा वलित पर्वत नहीं है। यदि पूछेगा नवीन वलित पर्वत या युवा वलित पर्वत, तो हिमालय जो है इसके सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका 56 में, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो न्यून हिम रेखा किसकी है? तो इसकी ये है आल्प्स क्षेत्र की। आल्प्स जो क्षेत्र है इसकी न्यून हिम रेखा जो है इसका क्षेत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो कर्क रेखा द्वारा जो सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है वो मालवा पठार का है। किसका है? मालवा पठार का।
उसके बाद अगला क्वेश्चन 58 है। 58 नंबर में है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 59 है किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो मेघालय में जो है सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। 60 नंबर है उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा, तो ब्राजील। आपको पता होगा कि भारत में जो है कि G20 का जब शिखर सम्मेलन चल रहा था तो यूरोपीय संघ के साथ साथ दक्षिण अफ्रीकी संघ भी एक शामिल हुआ और अब G20 के बदले G21 हो गया। तो भारत के बाद जो मेजबानी कर रहा है वो है ब्राजील, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। 61 है हवा में नमी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आर्द्रता मापने के लिए, नमी मतलब आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 62 निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ, ए पश्चिमी विक्षोभ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 किसकी नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, तो सिद्धू कानू चांद भैरव ये 4 लोग थे जिसका नेतृत्व है संथाल विद्रोह में, तो यहाँ पर विकल्प नहीं है, इसका मतलब उत्तर ई हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 64 हमारा क्या कहता है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, तो 5 मार्च 1931 को यदि देखा जाए तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। बिहार यूथ लीग का गठन जो है 1928 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट 66 प्रश्न है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था ये विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था, 24 सितंबर 1932 को गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, ये पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पूना समझौता जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, सभी गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के बाद। उसके बाद है 68 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है 69 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यहाँ पर राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से होती है और बिहार में जो चंपारण की समस्या थी इसको वहाँ पर रखा गया था, तो इसमें हो जाएगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है 70 नंबर मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, तो ये हसरत मोहानी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 ईस्वी में, हसरत मोहानी। तो ये था हमारा आज का प्रीवियस क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 अभ्यर्थी के लिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपको पता चलता है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।